मैं रोहित वशिष्ठ विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश का छात्र आपके सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी एब्रिविएशंस या फिर फुल फॉर्म्स आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा जो कि कंप्यूटर से संबंधित हैं। जैसे कि या फिर जो हम आम उपयोग में लाते हैं उनकी फुल फॉर्म्स, जैसे कि सिम हम फोन में आम उपयोग में लाते हैं। तो सिम का पूरा नाम क्या है? सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसके पश्चात वायरस का पूरा नाम क्या है? तो वायरस का पूरा नाम है कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। अंडर सीज अर्थात अंडर SEIZD सीज। इसके पश्चात ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके पश्चात रैम जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, EROM इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, और CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD-PROM कॉम्पैक्ट डिस्क प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, और CD DVD एंड ऐसे ही कई अन्य रैम से संबंधित हैं। और यदि मैं अन्य फुल फॉर्म्स जैसे कि LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, एंड MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ऐसे ही एरिया नेटवर्क्स पे हैं। और हम इन एब्रिविएशंस को आगे यूज करेंगे, जैसे कि पोस्ट। आगे मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो इसमें इसको यूज करूंगा पोस्ट अर्थात पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बायोस अर्थात बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जब मैं लैंग्वेज बताऊंगा तो बेसिक लैंग्वेज बताऊंगा, कोबोल लैंग्वेज बताऊंगा, फॉर्ट्रेन लैंग्वेज बताऊंगा। तो फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल का फुल फॉर्म होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऐसे ही अन्य लैंग्वेजेस होंगी। और VDU जिसको हम मॉनिटर भी कहते हैं, VDU की फुल फॉर्म होगी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और यदि हम मात्रकों पे आए तो मात्रकों का मैंने पहले ही विवरण दिया है। और मात्रकों में किलोबाइट, KB और सारी की सारी, जैसे कि EB, TB, और EB अर्थात एक्साबाइट, TB अर्थात टेराबाइट, और पेटाबाइट, जोटाबाइट, येटाबाइट, YB, ZB इनकी फुल फॉर्म्स हैं। और किलोबाइट और किलोबिट, इसमें डिफरेंस होता है कि किलोबाइट जो होता है KB, K कैपिटल B कैपिटल, जबकि जो किलोबिट होता है उसमें K कैपिटल और B स्मॉल होता है। तो किलोबिट को हम K स्मॉल b से दर्शाते हैं और किलोबाइट को हम K स्मॉल b से कैपिटल B से दर्शाते हैं। इसके बाद यदि मैं आगे यूज करूंगा तो MS अर्थात माइक्रोसॉफ्ट, OS अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम, OSS अर्थात ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये सभी मैं आगे इस्तेमाल करूंगा, आगे यूज करूंगा शॉर्ट फॉर्म्स। अब मैं यदि आगे बढ़ूं तो सॉफ्टवेयर, अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ता हूं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, क्रियाओं एवं अनुदेशों का एक ऐसा समूह है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। एवं विभिन्न हार्डवेयरों के मध्य समन्वय स्थापित करता है, अर्थात विभिन्न हार्डवेयरों को जोड़ के रखता है या फिर उनके मध्य कनेक्शन बनाए रखता है। यदि इसको दूसरी सरल भाषा में कहा जाए तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। एक और यदि इसकी डेफिनेशन दी जाए तो सॉफ्टवेयर ऐसे कंप्यूटर के उपकरण होते हैं, उपकरण या फिर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जबकि जो हार्डवेयर होते हैं उनको हम छू सकते हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं। और
सॉफ्टवेयर को अधिकांश तो जब हम प्रोग्राम कहते हैं, जब हम एप्लीकेशन कहते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो जनरली हम उनको सेम ही कह रहे होते हैं। एप्लीकेशन को भी सॉफ्टवेयर ही कह रहे होते हैं और प्रोग्राम को भी हम सॉफ्टवेयर कह रहे होते हैं। ये इसके सामान्यतः ऐसा होता है। इसके बाद जो मेन टर्म मैं यूज करूंगा वो होगा प्रोग्राम। जैसे प्रोग्रामों का समूह यूज करूंगा। तो प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम किसी निश्चित उद्देश्य से किसी निश्चित क्रिया के लिए बनाया गया, जो किसी निश्चित क्रिया के लिए तैयार किया गया या फिर बनाया गया जो भाषा होती है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्राम को तैयार करने वाला कौन होता है? तो प्रोग्रामर होता है। या फिर किसी निश्चित कार्य के लिए दिए गए जो अनुदेश होते हैं उनको बनाने वाला कौन होता है? तो उसको प्रोग्रामर कहते हैं। जो प्रोग्रामर होता है उसके और भी काम होते हैं, जैसे टेस्टिंग करता है, वो बगिंग करता है, डिबगिंग करता है। इन वर्ड्स को मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा इसके बारे में। अब यदि आगे बढ़ूं तो सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः हम सॉफ्टवेयर के प्रकारों पे जाते हैं। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 2 प्रकार होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ये प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह है जो कि कंप्यूटर को नियंत्रित करने में या फिर कंप्यूटर में से काम कराने में सहायक होता है। ये हार्डवेयर और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है और जो उपयोग करता है उसके बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये किसके बीच का लिंक होता है? तो ये एप्लीकेशन जो सेकेंड टाइप था सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जो सॉफ्टवेयर का सेकेंड टाइप था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो हार्डवेयर है उसके मध्य लिंकेज का कार्य करता है। इसके एक एंड पे हार्डवेयर जुड़ा होता है और एक एंड पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जुड़ा हुआ होता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक पृष्ठभूमि की तरह भी कार्य करता है, उसके लिए एक बैकअप की तरह भी कार्य करता है। किसके लिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आगे बहुत रोल है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आगे अन्य बहुत। और इसके बाद यदि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगर एग्जांपल देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, और यूनिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो भी है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। अन्य यदि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे आऊं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इसका एक भाग था और दूसरा भाग लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, उसको मैं बाद में चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा भाग है कंप्यूटर में, मतलब ये एक ऐसे प्रोग्रामों का समूह है या फिर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के लिए आवश्यक होते हैं और उसमें कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। जैसे कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके एग्जांपल्स हैं कि डीओएस, माइक्रोसॉफ्ट डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर लिनक्स, या फिर यूनिक्स, या फिर जेनिक्स, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, विंडोज 10, जो भी विंडोज बनी हुई है, विंडोज 10, विंडोज एनटी, और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसके अन्य भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि एप्पल ओएस, एंड्रॉइड ओएस अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग हैं वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग हैं वो है कि यह जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है या फिर जो उपयोग करता है उसके मध्य एक लिंकेज का कार्य करता है, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग कि जो ऑपरेटिव सिस्टम होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए पृष्ठभूमि की तरह भी कार्य करता है, उसके क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि की तरह कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि की तरह कार्य करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। अन्य भी इसके प्रकार उपयोग हो सकते हैं। और यदि हम आगे बढ़े तो किस किस प्रकार के ऑपरेटिव सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? ऑपरेटिव सॉफ्टवेयर के प्रकार, पहला ऑपरेटिव सॉफ्टवेयर जो कि इंपॉर्टेंट है वो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिव सिस्टम। बैच
बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में यह होता है कि इसमें हम कई सारे प्रोग्राम्स को या फिर जो एक प्रकृति के कार्य हैं, उनको हम एक साथ एक बैच में एक साथ एक संगठन बनाकर उसको क्रियान्वित करते हैं या उसको क्रियान्वित करते हैं। तो ये होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है कि इसमें एक साथ क्रियान्वयन हो जाता है, एक साथ एक बैच में एक प्रकृति के कार्यों का क्रियान्वयन हो जाता है। इसका जो और इसके बाद जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगा वो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें एक साथ विभिन्न कार्यों को, एक साथ विभिन्न प्रोग्रामों को हम संचालित कर सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में। अब इसमें एक साथ कैसे होता है? इसमें जो प्रोसेसर होता है, जैसे कि इसका एक उदाहरण दूं मैं, तो यदि एक प्रोसेसर है वो कमांड देता है प्रिंटर को कि आप इसको प्रिंट कर लीजिए, तो वो प्रिंटर जो है वो प्रिंट करेगा। उसके साथ ही जो प्रोसेसर होगा वो उस बचे हुए समय में जब वो प्रिंटर प्रिंट कर रहा होगा तो उस बचे हुए समय में मेन मेमोरी से दूसरा निर्देश जो भी उसको दिया गया होगा वो उसका पालन करेगा और तुरंत दूसरे कार्य करना शुरू करेगा या उसका क्रियान्वयन करना शुरू करेगा। तो ये था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल। अब यदि मैं इसके बाद बताऊं तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अभी भी काफी इस्तेमाल होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें दो जो टर्म है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। वो है कि टर्मिनल अर्थात जो कि उपयोगकर्ता होता है। इसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता एक कार्य पर लगे रहते हैं या फिर एक से अधिक उपयोगकर्ता, जिन्हें कि हम टर्मिनल कहते हैं, वो इंटरैक्टिव मोड में कार्य करते हैं। तो जो इसके दो मुख्य टर्म है वो है टर्मिनल एंड इंटरैक्टिव मोड। तो इसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता टर्मिनल, जिन्हें हम टर्मिनल कहते हैं, इंटरैक्टिव मोड में कार्य करते हैं एवं क्रियान्वित करते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और इसका जो सेकंड मेन पॉइंट है वो है कि यह जो भी परिणाम होगा उसको प्रदर्शित करता है, उसको दिखाता है मॉनिटर स्क्रीन पे या फिर उसको प्रदर्शित करता है। इसीलिए इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टाइम पे विशेष ध्यान देता है कि जो हम निश्चित समय में किसी भी क्रिया को या फिर किसी भी कार्य को संपन्न करने का प्रयास करता है निश्चित समय में। और इसमें ये निश्चित समय में कैसे करने का प्रयास करता है? तो निश्चित समय में ऐसे करता है कि इसका जो एक प्रोसेस है उसका जो आउटपुट होगा, एक प्रोग्राम है या एक प्रोसेस है, उसका जो आउटपुट होगा वो दूसरे प्रोसेस का इनपुट की तरह ये उसको लेता है। तो एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के इनपुट की तरह जाएगा। इससे जो कार्य होगा वो बहुत तेजी से होगा और इसीलिए इसका जो नाम है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो एग्जांपल है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी, इसका एग्जांपल है। अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि अभी तक जो भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखे ये इवोल्यूशन के आधार पर भी है थोड़ा, और अभी तक भी जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखे उसमें हमने टाइम को बड़ा महत्व दिया कि उसमें टाइम कम लगे या फिर ऐसे टाइम को ही अधिक महत्व दिया। अब जो हम आगे आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में महत्व देंगे वो है कि हम उपयोगकर्ता जो उपयोग करने वाला है उसकी सरलता को महत्व देंगे। तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें हम जो उपयोग करता है उसकी सरलता को महत्व देते हैं। इसी तरह से पर्सनल कंप्यूटर्स बनते हैं, जो पीसी होते हैं वो इसी वजह से बनते हैं कि उसमें उपयोगकर्ता जो सरलता से कार्य कर सके। इसका सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके जो एग्जाम्पल है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और जो भी सरल होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है
सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि इसमें ये एक साथ कई कार्यों को कर सकता है, इसमें भी मल्टीटास्किंग है, किंतु इसमें एक और जो फैक्टर जुड़ता है वो है कि टाइम शेयरिंग इस पे आ जाता है। इसमें हम टाइम शेयरिंग को भी इसको कंबाइन करते हैं कि जो मल्टीटास्किंग है और जो टाइम शेयरिंग है वो दोनों इसमें कंबाइन हो जाते हैं। टाइम शेयरिंग अर्थात कि वो चालू हुए गए जो प्रोग्राम है उनको भी महत्व देगा और जो टाइम शेयरिंग है मतलब उनको प्रदर्शित भी करेगा। जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो एक सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ चालू होते हैं और हम हर प्रोग्राम को देख सकते हैं कि हर प्रोग्राम को समान समय दिया जा रहा होता है और सब हर प्रोग्राम को समान या फिर लगभग मतलब हर समय वो दिया जा रहा होता है, क्या कहते हैं, टाइम, मतलब उसकी जो प्रोसेस है वो चलती रहती है और प्रदर्शित भी होता रहता है। तो ये है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद यदि मैं बताऊं वो होगा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद पढ़ा था सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जो मैं बता रहा हूं वो है मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, तो इसमें एक से अधिक प्रोसेसर को हम साथ में जोड़ करके जल्दी से या फिर तेजी से हम प्रोग्रामों को क्रियान्वित कर सकते हैं। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें एक और टर्म आता है वो है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक जो प्रोसेसर होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है, अब हम पढ़ेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि इसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके एग्जांपल्स क्या है, तो इसके एग्जांपल्स भी विंडोज, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो इसके एग्जांपल्स में भी आता है कि अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये सबसे हटके है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो उपकरण होते हैं, कोई भी उपकरण है या फिर जो कोई भी मशीन्स है, उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है, उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है वह उनको क्रियान्वित करता है। जैसे कि नॉर्मल मशीन है, जैसे कि माइक्रोवेव है या वॉशिंग मशीन है, तो उनके अंदर भी एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है। तो उनके अंदर जो रैम होती है उसमें वो सॉफ्टवेयर फीड होता है, सॉरी रोम जो होती है, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, रोम रीड ओनली मेमोरी, उसमें प्रोसेसर फीड होता है जो कि इनबिल्ट होता है और वह आगे क्रियान्वित करता है, जो भी प्रक्रिया होगी उसको क्रियान्वित करेगा। तो ये इसके एग्जांपल्स माइक्रोवेव और ये सभी हैं। माइक्रोवेव हो सकता है या फिर वॉशिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक जो वॉचेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, वो इसके एग्जांपल है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ओपन एंड क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है OSS एंड CSS, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम साथ में पढ़ सकते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये अंतर होता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो सोर्स कोड होता है उसको गुप्त नहीं रखा जाता, उसको खुला रखा जाता है, अर्थात उसमें परिवर्तन किया जा सकता है और वह सभी के लिए एक्सेसिबल होता है। जबकि जो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें जो सोर्स कोड होता है उसको गुप्त रखा जाता है। अब इनके एग्जांपल्स देखें तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एग्जांपल्स है, अगर कंप्यूटर की दृष्टि से देखें तो लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। जो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है कंप्यूटर में, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद यदि मोबाइल फोनों में देखें तो मोबाइल फोन में ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है एंड्रॉइड OS, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल यदि मोबाइल में देखें, मोबाइल फोन में देखें, तो वो होगा एप्पल OS, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बाद यदि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के
अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में जो दूसरा मेन वो था कि जो एग्जांपल्स थे उसको यदि मैं विस्तार से बताऊं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डीओएस। तो जो माइक्रोसॉफ्ट का पहला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया था। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यह अधिक प्रचलित अभी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो कोड्स थे, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसको याद रखना पड़ता था, जो कि अब काफी मॉडर्न है, अब उसको याद नहीं रखना पड़ता है। तो इसीलिए जो डीओएस है उसका जो प्रचलन है वो कम हुआ है। अब इसने माइक्रोसॉफ्ट ने 3.0 जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बनाए हैं उनके बारे में यदि बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, विंडोज 10 या फिर विंडोज बनाए हुए हैं। ये इसका जो मेन यूएसपी है या फिर जो मेन पॉइंट है वो है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई। इसने जीयूआई का इस्तेमाल किया है। जीयूआई अर्थात जब हम इस पर कमांड देंगे तो वो कमांड आइकन की फॉर्म में या फिर मेन्यू या फिर विंडोज की फॉर्म में लेगा। तो इससे क्या होगा कि हमें कमांड को या फिर टेक्स्ट को याद नहीं रखना पड़ेगा, हम आइकन्स के थ्रू कमांड दे सकते हैं। कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कमांड दे सकते हैं। तो इसने जीयूआई का इस्तेमाल किया, विंडोज 7 ने, विंडोज 10 ने, माइक्रोसॉफ्ट ने मतलब। फिर इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी, जो थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा हूं मैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी में क्या अलग किया? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी में यह अलग किया गया कि इसको नेटवर्क एवं डाटा संरक्षण या फिर डाटा सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया। इसमें डाटा सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी में। और ये किसका एग्जांपल था? तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल था। इसके बाद यदि मैं बताऊं तो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया था? तो इनके जो वैज्ञानिक है इन्हीं के नाम पे ये लिनक्स पड़ा है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो इसका जो सोर्स कोड है वो गुप्त नहीं रखा जाता है, ओपन रखा जाता है, परिवर्तन इसमें किया जा सकता है। किंतु इसका जो सोर्स कोड होगा, इसके जो कॉपीराइट है वो उपयोग कर जो जिसने इसको बनाया है उसी के पास रहेगा, किंतु इसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं। और लिनक्स जो है वो पीसी में यूज होता है और मुफ्त में यह मिलता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि नेटवर्क एवं संचार की दृष्टि से बनाया गया था। तो पहला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो कि नेटवर्क एवं संचार में बनाया गया था वो कौन सा था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और इसका एक और पॉइंट है कि ये पहला एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसको सी भाषा में या फिर उच्च स्तरीय भाषा में, हाई लैंग्वेज में, कौन सी भाषा में? तो सी भाषा में लिखा गया था। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यदि मैं आगे बताऊं तो यूनिक्स हो गया और ये सब हो गया। अब मैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ओर बढ़ता हूं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा भाग था। पहला भाग ऑपरेटिंग सिस्टम था, दूसरा भाग लैंग्वेज ट्रांसलेटर था। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में क्या था कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर के भी तीन मुख्य भाग होते हैं। क्या होते हैं? तो असेंबली होती है, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सबसे पहले हम असेंबलर के बारे में पढ़ें। असेंबलर जो होता है वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। असेंबली भाषा अर्थात असेंबली भाषा को हम निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं। जो असेंबली भाषा होती है वो कुछ मतलब काफी हद तक मानवीय भाषा के करीब होती है। जैसे कि असेंबली भाषा में क्या होता है कि जैसे कि जोड़ना है, जोड़ने के लिए एडीडी, ऐड का प्रयोग किया जाता है, ऐड कमांड का प्रयोग किया जाता है। घटाने के लिए कौन सा कोड का प्रयोग किया जाता है? SUB, सब्ट्रैक्ट के लिए सब का प्रयोग किया जाता है। ऐसे असेंबली भाषा होती है। तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है असेंबलर के थ्रू। इसके बाद यदि मैं बताऊं तो असेंबलर के बाद कंपाइलर जो होता है वो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। उच्च स्तरीय भाषा या फिर हाई लेवल लैंग्वेज, HLL भी किसको कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है कौन? कंपाइलर।
अब इसमें दो मेन टर्म भी आती हैं, सोर्स कोड और ऑब्जेक्टिव कोड। सोर्स कोड क्या होता है, जो कि हम जो ट्रांसलेटर है उसमें जो हम भाषा डाल रहे हैं वो सोर्स कोड कहलाती है। जो वो परिवर्तित करके दे रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव कोड है। तो जो असेंबलर का असेंबलर का सोर्स कोड है वो क्या है, असेंबली भाषा है या फिर निम्न स्तरीय भाषा है। जो असेंबलर का ऑब्जेक्टिव कोड है वो क्या है, तो वो मशीनी भाषा है। जो कंपाइलर का सोर्स कोड है वो क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है। और जो कंपाइलर का ऑब्जेक्टिव कोड है वो क्या है, तो वो मशीनी भाषा है। अब यदि मैं आगे बढ़ूं इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। तो इसका सोर्स कोड भी सेम होगा, इसका सोर्स कोड उच्च स्तरीय भाषा होगा और ऑब्जेक्टिव कोड निम्न स्तरीय भाषा होगा। अब यदि मैं बात करूं जो कंपाइलर है और जो इंटरप्रेटर है, इन दोनों का जब सेम काम है तो इन दोनों की अलग अलग आवश्यकता क्यों है, तो इन दोनों में डिफरेंस भी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों में डिफरेंस है कि यह जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट या फिर परिवर्तित करता है या रूपांतरित करता है मशीनी भाषा में। जबकि जो इंटरप्रेटर है वो एक एक प्रोग्राम करके पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीनी भाषा में। इनमें जो सेकंड डिफरेंस है वो है कि जब ये एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा है कंपाइलर, तो इसकी जो गति होती है, इसकी जो कार्य करने की रफ्तार होती है वो तेज होती है। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है इसकी जो रफ्तार होगी या फिर गति होगी वो धीमी होगी। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो एक और मेन पॉइंट है इनकी फंक्शनिंग में, वो है कि जो कंपाइलर होता है वो क्रियान्वित नहीं करता है। जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम को ट्रांसलेट तो करता है परंतु उससे आगे क्रियान्वित नहीं करता, उसको एग्जीक्यूटेबल तो बनाता है। उसका जो ऑब्जेक्ट कोड है वो मशीनी भाषा है और उसको वो एग्जीक्यूटेबल तो बनाता है, मतलब वो एग्जीक्यूट होने लायक तो बनाता है किंतु एग्जीक्यूट नहीं करता है। जबकि जो इंटरप्रेटर है वो उसको ट्रांसलेट करने के साथ साथ एग्जीक्यूट भी कर देता है। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या है, क्रियान्वित प्रोग्राम है। जबकि जो कंपाइलर का आउटपुट है वो क्या है, तो वो मशीनी भाषा में रूपांतरण या फिर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। फोर्थ पॉइंट यदि मैं बोलूं तो फोर्थ पॉइंट है कि जो कंपाइलर है वो अशुद्धियों को एक साथ बताता है, क्योंकि वो एक साथ ही पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहा था, वो अशुद्धियों को भी एक साथ ही बताता है। जबकि जो इंटरप्रेटर है वो एक एक करके गलतियों को बताता है। इसका कार्य करने की शैली कैसी है मैं बताऊं तो इसकी कार्य करने की शैली ऐसी है कि ये एक प्रोग्राम को या फिर एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद ये उस लाइन में अशुद्धि बताएगा या फिर एरर या फिर बग बताएगा, और उस एरर को जब तक वो एरर ठीक नहीं हो जाता तब तक वो दूसरी लाइन में नहीं बढ़ेगा। तो उस एरर को तुरंत ठीक करेगा और दूसरी लाइन में बढ़ जाएगा। ऐसे करके ये एक प्रोग्राम के एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। इसके बाद यदि मैं बताऊं फिफ्थ पॉइंट, तो जो कंपाइलर है उसके जो अशुद्धि वो करने की शक्ति, अशुद्धियों को ठीक करने की शक्ति है या फिर ठीक करने का जो समय है वो अधिक होता है, क्योंकि वो एक साथ अशुद्धियों को ठीक कर रहा है तो उसका जो अशुद्धियों को सही करने का समय होगा वो अधिक होगा। जो कंपाइलर है, जो इंटरप्रेटर है, वो अशुद्धियों को एक एक करके ठीक कर रहा है तो वो जल्दी उसकी जो अशुद्धियों से निवारण या फिर अशुद्धियों से को ठीक करने की जो वो होगी या अशुद्धियों की पहचान करने की जो पहचान करेगा वो तीव्र करेगा और जल्दी करेगा। तो ये हो गया अंतर, ये हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कौन से असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी हैं ये सभी हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीन भाग हमने पढ़े थे इसके सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो दूसरे भाग में मैं अभी हूं जो कि है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है इस पूरे सॉफ्टवेयर पार्ट का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको हम यूज करते हैं, ये उपयोगकर्ता इसको डायरेक्ट यूज करता है, जैसे कि MS वर्ड और ये सब कुछ क्या है, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यदि मैं बताऊं तो इसमें भी वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें भी विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। दो प्रकार के मेनली सॉफ्टवेयर होते हैं, मेनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो विशिष्ट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और एक होते हैं जो कि सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। विशिष्ट अर्थात स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि जिनका जो उद्देश्य से बनाए जाते हैं, किसी ना किसी परिणाम के उद्देश्य से वो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और वो किसी और उसमें काम नहीं आएंगे, किसी कार्य में काम नहीं आएंगे, वो केवल उसी उद्देश्य में काम आएंगे। जैसे कि वायुयानों के नियंत्रण में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया तो वो केवल वायुयान के नियंत्रण में ही वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम आएगा। ऐसे ही जैसे कि अन्य जैसे कि और भी हो सकते हैं, ऐसे ही जो जैसे सेना में भी बना सकते हैं ऐसे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि केवल सेना के काम आए और किसी के काम ना आए, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। तो ये विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यदि मैं आगे बढ़ूं, सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि जनरल पब्लिक यूज करती है, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग पहला जो सॉफ्टवेयर है इंपॉर्टेंट, वो है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो वर्ड होते हैं, वर्ड्स को या फिर जो टेक्स्ट होते हैं उसमें उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं या फिर संशोधन कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और सेव वगैरह जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम संशोधन, परिवर्तन या फिर कोई भी करेक्शन करनी है तो वो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करेंगे। जैसे कि इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है प्रचलित एग्जांपल है, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड। ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। कौन? MS वर्ड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब मैं यदि आगे बढ़ूं तो सेकंड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की महत्वता क्या है? तो इसका जो मुख्य काम है वो है कि जो न्यूमेरिकल और स्टैटिकल डेटा है, न्यूमेरिकल या फिर स्टैटिकल डेटा है, उसका विश्लेषण, उसमें जो करेक्शन होगा या फिर उसमें जो एडिटिंग होगी, वो सब कुछ हम किससे करेंगे? स्प्रेडशीट से करेंगे। इसका जो एग्जांपल है वो है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है। इसके बाद यदि मैं बताऊं नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, नेक्स्ट जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो होगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका पहले मैं एग्जांपल देता हूं, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रेजेंटेशन है ये प्रेजेंट करने के लिए बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि सम्मेलन है या फिर किसी में भी हमें अपनी बातों को रखना है तो हम पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है, डेटा में संशोधन किया जा सकता है, डेटा को स्टोर किया जा सकता है, डेटा को कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब डेटा से संबंधित सभी काम इसमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर में हो सकता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसका एक प्रचलित एग्जांपल है। अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो एक होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये फिफ्थ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसमें 3D में आप किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी प्रोग्राम को देख सकते हैं। ये फिर स्टिमुलेशन जो भी होता है या फिर जो भी वैज्ञानिक या फिर इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन? CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका एग्जांपल ऑटो बुक हो सकता है, ऑटो बेस हो सकता है, ऐसी इसके एग्जांपल होंगे। ऑटो डिजाइन हो सकता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो, अब यदि मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनके बीच में, इनको साथ में बताऊं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके साथ हम उनके कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात करूं तो सबसे प्रचलित है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज।
ये मैं बीच में बता भी रहा था इसके एग्जांपल्स। इसका अगर साथ में बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ल्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, या फिर एक और यूज करते हैं हम वर्ल्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड एंड वर्ल्ड पैड। यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बताऊं, विंडोज का एप्लीकेशन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताऊं, तो वो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बाद यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताऊं तो वो होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उस एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा? इसका डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ऐसे ही मैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं यदि वर्ल्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताऊं तो वो क्या होगा? वो होगा वर्ल्ड स्टार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताऊं तो वो क्या होगा? वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, यदि मैं प्रेजेंटेशन क्या कहते हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताऊं तो वो होगा लोटस 123। अब यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताऊं तो वो क्या होगा? डाटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊं तो वो क्या होगा? स्मॉल डी बेस। अब यदि मैं तीसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आऊं जो कि प्रचलित भी है, वो है लिनक्स या फिर लाइनेक्स भी बोलते हैं इसको, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओपन सोर्स था, ये मैं पहले बता चुका हूं। और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ल्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा? तो उसके कई सारे वर्ल्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से हैं? तो के वर्ल्ड है, सेकंड एबी वर्ल्ड है, कैपिटल स्मॉल बी, एबी वर्ल्ड है। थर्ड जो इसका वर्ल्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है ओपन राइटर। फोर्थ जो है वो है स्टार राइटर। तो एक साथ बताऊं तो के वर्ल्ड, एबी वर्ल्ड, ओपन राइटर एंड स्टार राइटर। अब यदि मैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताऊं तो वो क्या क्या है? तो वो है ओपन कैल्क, कैल्क, ओपन कैल्क और स्टार कैल्क एंड के स्प्रेड। नेक्स्ट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यदि मैं प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताऊं तो वो क्या होगा? प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है के प्रेजेंटर एंड स्टार इम्प्रेस एंड के प्रेजेंटर। अब यदि मैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताऊं तो वो क्या होगा? डेटाबेस एप्लीकेशन सिस्टम बताऊं तो वो क्या होगा? सॉफ्टवेयर बताऊं तो वो होगा ऑरेकल एंड स्टारबेस। अब यदि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि ऑरेकल क्या है? ऑरेकल एक डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है किस ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैंने साथ में बताया। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो वो होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमने उसके 3 टाइप्स पढ़े थे, मैं इसको बार बार कह रहा हूं क्योंकि
इंपॉर्टेंट है वो है सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार थे, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो यह भी यूटिलिटीज, जैसे कि इसका नाम है यूटिलिटीज, तो इसको भी उद्देश्य से बनाया जाता है। इसके जो मेन एग्जांपल्स हैं वो है एंटीवायरस हो सकता है, डिबगिंग हो सकता, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होंगे, और फाइल मैनेजर होगा इसका एग्जांपल, और कई सारे हो सकते हैं। इसका मैं यदि विस्तृत रूप बताऊं तो जो फाइल मैनेजर है, पहले फाइल मैनेजर के बारे में बताऊं तो फाइल मैनेजर क्या होता है, फाइल मैनेजर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। फाइल मैनेजर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो फाइल होती है, फाइल किसे कहते हैं, तो कई सारा जो डेटा होता है उसका स्टोर किसमें होता है, तो वो डेटा का स्टोर होता है फाइल में, और फाइल्स का स्टोर होता है, फाइल का एक व्यवस्थित क्रम होता है किसमें, फाइल मैनेजर में। और फाइल मैनेजर में हम ये भी देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, फाइल मैनेजर में हम ये भी देख सकते हैं कि किसी भी फाइल का जो डेट है वो कब बना, डेट मॉडिफाइड देख सकते हैं कि वो उसको कब मॉडिफाई किया गया, उसका टाइम देख सकते हैं उसको कब बनाया गया, डेट एंड टाइम दोनों, और उसका साइज देख सकते हैं, उसका नेम, उसका जो स्पेसिफिक नेम होगा वो देख सकते हैं। और ये सभी कुछ हम फाइल मैनेजर में देख सकते हैं। फाइल मैनेजर फोन में और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अधिकतर होता है। अब यदि मैं बात बताऊं एंटीवायरस की, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो वायरस, सबसे पहले से समझने से पहले हमें वायरस को समझना पड़ेगा। वायरस ये कंप्यूटर वायरस है, ये बायोलॉजिकल वायरस नहीं है, ये कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरस की फुल फॉर्म थी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो वायरस क्या होता है, वायरस को सामान्य भाषा में कहूं तो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है उसको क्रियान्वित करने में यदि कोई वो वायरस जो है वो दिक्कत करता है। एक और बताऊं तो जो वायरस होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में या फिर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो कंप्यूटर में ही कोई कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही वो कोई बदलाव कर देता है, या फिर कंप्यूटर इसके परिणाम होता है कि ये कंप्यूटर हैंग हो जाता है, या फिर कंप्यूटर धीमा कार्य करने लगता है। ये इसके परिणाम होते हैं वायरस, कंप्यूटर में वायरस होने के। तो इसके लिए हम एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कि क्विक स्कैन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और अन्य यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो सॉफ्टवेयर, ये पूरा सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इससे अन्य जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो एक होता है बगिंग की प्रोसेस। बगिंग किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में कोई भी यदि एरर आ जाता है, तो उसका पहचान करने की जो प्रोसेस होती है, उस एरर को पहचानने की प्रोसेस को हम बगिंग कहते हैं। और कंप्यूटर की एरर को पहचान कर उससे निवारण करने का या फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने की प्रोसेस को हम कहते हैं डिबगिंग प्रोसेस। बगिंग का एंटी हो गया डिबगिंग प्रोसेस। अब बगिंग और डिबगिंग हो गया। इसके बाद यदि मैं बूटिंग के बारे में बताऊं तो बूटिंग क्या होता है कि जब कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, इससे पहले यदि मैं बायोस के बारे में बताऊं, इसकी रूपरेखा तैयार करूं, तो बायोस क्या होता है, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का बूटिंग में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बूटिंग करने से पहले यदि मैं बायोस को बताऊं, बायोस जो होता है वो कंप्यूटर में बेहद सहायक होता है। और बायोस क्या करता है कि जैसे ही हम कंप्यूटर में स्टार्ट बटन दबाते हैं तो जो बायोस होगा वो अपने आप जो कंप्यूटर से लगी हुई इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनकी टेस्टिंग शुरू कर देगा। उनको देखने लग जाएगा कि इनमें कोई एरर तो नहीं आया, या फिर अगर उनमें एरर आया है तो वो स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, स्क्रीन पर दिखाने लग जाएगा। कौन दिखाएगा, बायोस दिखाएगा। तो ये एक स्वतः चालित होता है, ये स्वयं से इनपुट आउटपुट सिस्टम की जांच करता है।
कंप्यूटर के बूटिंग होने से पहले। अब यदि मैं इसके बाद पोस्ट के बारे में बताऊं, पोस्ट भी इसी से संबंधित टर्म है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये इसी प्रोसेस को कहते हैं, जो ये प्रोसेस हो रही है कि जो सेल्फ टेस्टिंग की प्रोसेस हो रही है कि मॉनिटर को टेस्ट कर रहा है बायोस, और प्रिंटर को टेस्ट कर रहा है, या फिर जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं, या फिर इनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। इनको यदि कंप्यूटर की भाषा में कहें तो इनको हम पेरिफेरक्स या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस का जो बायोस टेस्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो ये प्रोसेस हो रही है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब यदि मैं बूटिंग के बारे में बताऊं, तो बूटिंग में क्या होता है कि जो बायोस होता है उसका एक और कार्य है जो बूटिंग में होता है। बूटिंग में ये क्या करता है कि जब भी हम स्टार्ट बटन दबाते हैं तो बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि द्वितीयक मेमोरी में पड़ा हुआ होता है, उसको वो प्राथमिक मेमोरी या फिर मेन मेमोरी में ले आता है। सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में कौन लाता है, बायोस लाता है। कंप्यूटर के शुरू होने से पहले स्वतः ही, शुरू होते ही मतलब स्वतः ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ले आता है। अब यदि मैं बूटिंग के भी कई प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं मेन। वो होते हैं कूल बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कूल बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कूल बूटिंग क्या होता है, कूल बूटिंग में जब कंप्यूटर बंद होता है या बंद पड़ा हुआ होता है या फिर उसकी पावर सप्लाई ऑफ होती है, तो जब हम उसमें स्टार्ट बटन दबाते हैं तो वो होती है कूल बूटिंग। और एक और इसका एग्जांपल हो सकता है कि जब कंप्यूटर में हम रिसेट बटन दबा देते हैं तो वो बंद हो जाता है, तो उसकी जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है फिर हम उसको ऑन करते हैं तो वो भी एक कूल बूटिंग में ही आएगा, पर उसकी पावर सप्लाई बंद होनी चाहिए। अब यदि मैं वार्म बूटिंग के बारे में बताऊं, तो वार्म बूटिंग क्या होती है कि इसमें जो कंप्यूटर ऑन है, पहले से ऑन है, उसमें पावर सप्लाई पहले से है, उसमें उसको यदि हम रिस्टार्ट बटन दबाएं या रिस्टार्ट की कमांड दें, या फिर रिस्टार्ट की कमांड कैसे दी जाती है, तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट के थ्रू हम रिस्टार्ट की कमांड देते हैं। और या फिर जो पहले से ऑन है उसको रिस्टार्ट करें, या फिर इसकी कमांड में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। ये भी एक बूटिंग की प्रोसेस है। ये बूटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बूटिंग के थ्रू जो कंप्यूटर होता है वो वापस से फॉर्मेट कर लेता है, वो वापस से रिस्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई भी हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद वो बूटिंग के लिए कहता है, उसके बाद वो रिस्टार्ट के लिए कहता है, वार्म बूटिंग के लिए कहता है, ताकि वो अच्छे से चले, ताकि वो जो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में है वो रिस्टार्ट हो जाए। अब यदि मैं आगे बात करूं मेन पॉइंट्स की, तो वो होगा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में क्या है कि यूजर इंटरफेस 2 टाइप के होते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ये मैंने पहले ही बताया पर अभी बताता हूं। जैसे कि कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, तो कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि कमांड जो हम दे रहे हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में देता है। कमांड जो हम दे रहे हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में देंगे या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में ही देंगे। और जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है जिसका आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल किया था, उसमें हम ग्राफिक्स की फॉर्म में, या फिर ग्राफिक को कहा जाए तो मेन्यू या फिर जो भी आइकन्स होते हैं, आइकन्स की फॉर्म में या फिर सिंबल्स की फॉर्म में, इसमें हम कमांड को देते हैं। सिंबल्स या फिर चिन्हों के फॉर्म में हम कमांड को देते हैं। अब यदि मैं आगे बात करूं तो सॉफ्टवेयरों के ही अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, जो बाहर सॉफ्टवेयर प्रचलन में है, उनकी बात करूं तो एक होता है रिटेल सॉफ्टवेयर। रिटेल सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो बिक्री के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर होते हैं। मार्केट में जो बिक्री के लिए या फिर बाजार में जो बिक्री के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर है उसे हम कहते हैं रिटेल सॉफ्टवेयर। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो बिक्री के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर है। अन्य जो सॉफ्टवेयर है वो बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इसके बाद जो होता है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, एक होता है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। यह निःशुल्क सॉफ्टवेयर होता है, और ये पब्लिक डोमेन, जैसे कि इसके टाइटल में ही है पब्लिक डोमेन के लिए, तो ये निःशुल्क होता है। इसमें परिवर्तन, इस सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स में सोर्स कोड में इसके परिवर्तन किया जा सकता है। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह भी निःशुल्क होता है, पर यह निश्चित सीमा के लिए निःशुल्क होता है।
जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है ये कुछ निश्चित सीमा के लिए ही सॉफ्टवेयर होता है, या फिर इसको हम ट्रायल के लिए भी कहते हैं कि इतने दिन का ट्रायल, इतने महीनों का ट्रायल है, उसके बाद ये निःशुल्क नहीं रहता है, या फिर उसके बाद हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसके सोर्स कोड में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब यदि मैं फ्रीवेयर की बात करूं, फ्रीवेयर क्या होता है? फ्रीवेयर भी निःशुल्क होता है। फ्रीवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो निःशुल्क सॉफ्टवेयर है। इसमें इसका जो सोर्स कोड है इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, परंतु जो इसके कॉपीराइट होंगे, जो इसका कॉपीराइट होगा वो जो इसका निर्माण करता है उसी के पास रहता है, जिसने इसका निर्माण किया उसी के पास रहेगा। अब यदि मैं कॉपीराइट्स के बारे में बताऊं कि कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, या पायरेसी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, या सॉफ्टवेयर के जो रूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट के बारे में बताऊं, या फिर सॉफ्टवेयर कॉपीराइट। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर को बनाता है उसको एक विधिक अधिकार होता है उसमें उसके सोर्स कोड में परिवर्तन करने का, उसको बेचने का, या फिर उसका उपयोग करने का। उसका जो विधिक अधिकार होता है उसको हम उसका सॉफ्टवेयर कॉपीराइट कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर कॉपीराइट की यदि कोई पायरेसी करे, पायरेसी अर्थात यदि उसकी मर्जी के बिना या उसकी अनुमति के बिना सॉफ्टवेयर कॉपीराइट के जिसने बनाया है, कॉपीराइट धरता या फिर कॉपीराइट जिसके पास है, उसकी अनुमति के बिना यदि कोई भी उपयोगकर्ता उसका उपयोग करता है, उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करे उसकी अनुमति के बिना, तो वो या फिर उसमें उसके सोर्स कोड में परिवर्तन करे या फिर उसको बेचे, तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। अब यदि मैं सॉफ्टवेयर पे आऊं वापस से, तो अन्य और कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो रिटेल सॉफ्टवेयर हो गया, और ये सॉफ्टवेयर हो गए पब्लिक डोमेन, फ्रीवेयर। अब मैं ग्रुपवेयर के बारे में बताता हूँ। ग्रुपवेयर कैसा सॉफ्टवेयर है? ग्रुपवेयर में जो समान उद्देश्य वाले लोग हैं, जो समान उद्देश्य वाले लोग हैं, वो उनके लिए ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। वो एक ही उद्देश्य से उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और न्यूज ग्रुप जो होते हैं, और वीडियो चैट्स या फिर ऑनलाइन चैट्स जो होती हैं, और ईमेल हो सकते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं ग्रुपवेयर के। इसके बाद मैं फर्मवेयर के बारे में बताऊं। फर्मवेयर क्या होता है? तो फर्मवेयर होता है कि फर्मवेयर में इसके बाद यदि मैं बताऊं, ये सॉफ्टवेयर पूरा होता है, यहीं पर जो सॉफ्टवेयर का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। इसके बाद यदि मैं बताऊं, सॉफ्टवेयर के बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे मैं आऊं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं? इससे पहले मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस बताने से पहले एल्गोरिथम के बारे में बताना चाहूंगा। एल्गोरिथम क्या होते हैं? एल्गोरिथम एक क्रमबद्ध प्रोग्रामों का, जो प्रोग्राम होते हैं या फिर प्रोग्रामों की जो भाषा होती है, उसका एक क्रमबद्ध या सीक्वेंशियल जो रूप है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। जो प्रोसेसेस होती हैं उसका सीक्वेंशियल रूप जो होता है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। प्रोसेसेस का जो विभिन्न प्रोसेसेस हो रही हैं उनका सीक्वेंशियल रूप प्रोग्राम एल्गोरिथम कहलाता है। अब जो एल्गोरिथम होते हैं ये किसी एक कार्य के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स बन सकते हैं और बनते हैं। किसी एक कार्य के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स बन सकते हैं। अब एल्गोरिथम का आज बहुत यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और लॉजिकल कंडीशंस में इसका बेहद इस्तेमाल होता है। अब यदि मैं आगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे आऊं, या फिर इससे पहले कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे आऊं, तो इससे पहले यदि मैं फ्लो चार्ट पे आऊं, फ्लो चार्ट क्या होता है कि जो प्रोसेसेस एल्गोरिथम बना रहा था उसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू हम प्रदर्शित या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट क्या है? एक ग्राफिकल या फिर एक चित्रित रूपांतरण या फिर पिक्चर रूपांतरण या फिर पिक्चर प्रेजेंटेशन जो है वो उसकी कौन है? तो फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट जैसे कैसे बन सकता है? तो फ्लो चार्ट में ANSI जो है, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है, उसने विभिन्न प्रकार के आकारों को फ्लो चार्ट में बनाने के लिए दिया है।
विभिन्न प्रकार के आकारों चिन्हों को इसको इसमें बनाने के लिए दिया है। तो जो टर्मिनल होते हैं, सबसे पहले मैं चिन्हों के बारे में बताऊं, जो टर्मिनल होते हैं उनके लिए अंडाकार जो चिन्ह होता है वो होता है। जैसे कि यदि मैं एक उदाहरण के साथ साथ इनको बताते रहूं, तो स्टार्ट, यदि हमें स्टार्ट करना है, टर्मिनल क्या क्या होंगे, स्टार्ट होगा और एंड या फिर स्टॉप जो होगा वो टर्मिनल होंगे। तो उसके लिए हम अंडाकार फ्लो चार्ट में अंडाकार शेप का यूज करेंगे स्टार्ट कमांड देने के लिए, स्टार्ट दिखाने के लिए। नेक्स्ट जो शेप दिया है वो है स्टार्ट के बाद इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट या फिर आउटपुट सिस्टम्स के लिए, इनपुट या फिर आउटपुट सिस्टम्स के लिए या फिर डिवाइस के लिए, इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइसेस के लिए। तो वो दिया है टेढ़ा चतुर्भुज, टेढ़ा चतुर्भुज या फिर टिल्टेड जो चतुर्भुज होता है वो इसका शेप है। उसमें यदि मैं उदाहरण के साथ बताऊं तो इनपुट डिवाइस मान लीजिए कि इफ ए एंड बी इज एन इनपुट डिवाइस, तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं। स्टार्ट के बाद उसके लिए टेढ़ा चतुर्भुज हम दिखाएंगे, किसके लिए, इनपुट डिवाइसेस या फिर आउटपुट डिवाइसेस अगर है तो आउटपुट डिवाइस के लिए। उसके बाद यदि ANSI ने कौन सा शेप दिया है, उसके बाद हम जनरली यूज करते हैं प्रोसेसिंग या फिर प्रोसेसिंग जो दिखाने के लिए होता है कि उसके लिए कौन सा शेप दिया है, तो उसके लिए दिया है आयताकार शेप, रेक्टेंगुलर शेप। यदि हम अपने उदाहरण पे वापस आए तो इफ ए एंड बी, तो उसमें हम दिखाएंगे कि आउटपुट डिवाइसेस था या फिर इनपुट डिवाइसेस था। उसके बाद हम उसके लिए हम आयताकार दिखाएंगे, आयताकार शेप दिखाएंगे और उसमें हम ए इज ग्रेटर देन बी ऐसे करके हम उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन फ्लो चार्ट। अब यदि मैं आगे बताऊं तो फ्लो चार्ट में जो डायमंड शेप दिया गया है वो किसे दिया गया है, तो ANSI ने डायमंड शेप दिया है, वो दिया है परिणाम या फिर डिसीजन को, डिसीजन अर्थात कि डिसीजन जो होते हैं उनको दिया गया। जैसे कि हम उदाहरण पे वापस आए तो A इज ग्रेटर देन B प्रोसेसिंग था, तो उसने डिसीजन दिया कि प्रिंट A नॉट B, प्रिंट A एल्स B या फिर प्रिंट A फर्स्ट, पहले प्रिंट A करिए फिर B करिए। तो ये डिसीजन है, इसको हम किस में दिखाएंगे, डायमंड शेप में दिखाएंगे। नेक्स्ट जो लास्ट जो शेप दिया है जो हमारे काम आता है वो होगा कनेक्शन शेप। कनेक्शन के लिए कौन सा शेप दिया गया है, तो कनेक्शन के लिए सर्कल शेप दिया गया है। या फिर इससे पहले यदि मैं बताऊं तो एक और है जो है एरो के लिए दिया गया है, एरो के लिए दिया गया है, एक एरो साइन दिया गया है, वो दिया गया है, वो इसकी जो पूरा फ्लो चार्ट है या फिर जो प्रोसेस है उसकी दिशा को दिखाता है कि किस दिशा में जा रहा है। तो हर जो साइन है, हर जो शेप था उसके बीच में क्या लगेंगे, एरोस लगेंगे और वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। अंत में जो मैं बताऊंगा वो है कनेक्शन के लिए सर्कल था। उसमें क्या होगा कि यदि जो फ्लो चार्ट है वो एक पेज से ज्यादा या फिर बड़ा बन जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि लास्ट में हम एरो दिखा करके और सर्कल दिखाएंगे और नेक्स्ट पेज में उसी सर्कल को बनाकर वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन के लिए शेप दिया गया है। ऐसे हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं और ऐसे हम इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस पूरी प्रोसेस का, जो कि एल्गोरिथम या फिर ये पूरी लैंग्वेज जो प्रोसेस होती है इसका हम इस तरह से चित्रांकित रूपांतरण करते हैं या रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब यदि मैं आगे बात करूं, स्यूडो कोड एक होता है, स्यूडो कोड ये भी इसी से संबंधित है। जैसे इसमें हमने चित्रांकित रूपांतरण या प्रस्तुतिकरण दिखाया, तो जो स्यूडो कोड होगा उसमें क्या होगा, स्यूडो कोड में हम इसी चीज को टेक्स्ट की फॉर्म में लिखेंगे, इसी चीज को टेक्स्ट की फॉर्म में लिखेंगे, उसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता है। इसका फायदा भी होता है कि ये जल्दी बन जाता है और इसमें चिन्हों की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी भी शेप की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी जो कमांड्स होंगी, मैं यदि उसी एग्जांपल से बताऊं उसकी कमांड कैसे होंगी, तो पहली कमांड होगी इसकी स्टार्ट, सेकंड कमांड होगी इसकी डायरेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ए एंड बी, इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस ए बी। थर्ड कमांड होगी इसकी कि ए इज ग्रेटर देन बी। फोर्थ कमांड होगी कि प्रिंट ए
फिफ्थ कमांड होगी कि एल्स बी, सिक्स कमांड होगी कि स्टॉप। ऐसे करके इसकी कमांड्स डायरेक्टली लिखी जा सकती हैं, वन बाय वन सीक्वेंशियल इसमें कमांड लिखी जा सकती है। अब यदि मैं अपनी लैंग्वेजेस पे आऊं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे, तो कंप्यूटर की कितनी प्रकार की लैंग्वेजेस हैं, तो अलग अलग जनरेशन, 5 जनरेशन हुई हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G। तो हर जनरेशन में अलग अलग भाषा का उपयोग किया गया है, अलग अलग भाषा का इवोल्यूशन हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन की जो भाषा है वह है मशीनी भाषा, या फिर बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, वो है मशीनी भाषा। सेकंड जनरेशन की जो भाषा है वो है असेंबली भाषा। थर्ड जनरेशन की भाषा जो है वो उच्च स्तरीय भाषा या फिर HLL या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन की जो भाषा है वो है हाई लेवल लैंग्वेज में जो डोमिनिक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, डोमिनिक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। नेक्स्ट जो फिफ्थ जनरेशन की जो भाषा है वो है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए बनाई गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होती है, वो है प्रोलॉग या फिर लिस्प या फिर प्रोलॉग। लिस्प अर्थात लिस्ट प्रोग्रामिंग। ये किसकी भाषा है? ये फिफ्थ जनरेशन भाषा है। अब मैं शुरू से शुरू करूं, पहली जनरेशन की जो भाषा है वो है बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीनी भाषा। तो बाइनरी भाषा, जैसे कि इसका नाम है बाइनरी भाषा में जो कंप्यूटर होता है वो केवल 0 और 1 को समझ सकता है। किसी भी भाषा को, मतलब भाषा में 0 और 1 को ही समझ सकता है, 0 और 1, या फिर ऑन या ऑफ को समझ सकता है, ऑन या फिर ऑफ को समझ सकता है। ये होती है बाइनरी भाषा। अब इसके लाभ, इसके जो बेनिफिट्स हैं और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो बताऊं, तो बाइनरी भाषा को जो ड्रॉबैक्स हैं वो है इसको लिखना बड़ा कठिन होता है, इसमें लिखना बड़ा कठिन होता है। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो है कि इसमें, इसका जो बेनिफिट है वो है कि इसमें जो क्रियान्वयन होता है, इसका जो क्रियान्वयन हो जाता है वो बहुत जल्दी हो जाता है मशीनी भाषा का, क्योंकि इसमें किसी भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप मशीनी भाषा को कंप्यूटर को दे रहे हैं और वो समझ रहा है उस भाषा को। तो बाइनरी भाषा में क्रियान्वयन बहुत तेजी से होता है, ये इसकी बेनिफिट है। पर इसका जो ड्रॉबैक है वो है कि इसको लिखना बेहद कठिन है, ये मानवीय भाषा, मतलब मानव के समझ में नहीं आएगी इजीली। तो इसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो होने की पॉसिबिलिटी भी अधिक हो जाती है। तो अशुद्धियां होने की पॉसिबिलिटी अधिक होगी तो अशुद्धियों में सुधार होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, इसीलिए ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब यदि मैं सेकंड जनरेशन की भाषा पे आऊं, सेकंड जनरेशन की भाषा कौन सी है? सेकंड जनरेशन की भाषा है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा या फिर जिसको हम निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं, निम्न स्तरीय भाषा। असेंबली भाषा को ट्रांसलेट किया जाता है किसके द्वारा? असेंबलर के द्वारा। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। जो असेंबली भाषा है ये निम्न स्तरीय भाषा है, सेकंड जनरेशन भाषा है। तो इसके जो इसका मैंने पहले भी बताया कि इस भाषा में ये मानवीय भाषा के समतुल्य होती है, मानवीय भाषा के ही थोड़ा बहुत समान होती है। जैसे कि इसमें जोड़ने के लिए एडीडी का यूज किया जाता है, ऐड का यूज किया जाता है, और कोड का यूज किया, ऐड कोड का यूज किया जाता है, और घटाने के लिए SUB सब का यूज किया जाता है। तो ये असेंबली भाषा है। असेंबली भाषा, यदि इसके मैं ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स बताऊं तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि असेंबली भाषा जो होगी ये लिखने में सरल होती है, ये मशीनी भाषा से लिखने में सरल होगी, क्योंकि ये, और सेकंड जो इसका बेनिफिट होगा वो होगा कि मानवीय भाषा के समान होगी, कि मानवीय भाषा की समतुल्य है, मानवीय भाषा के समान है। तो ये इसका बेनिफिट है। यदि मैं इसके ड्रॉबैक्स बताऊं तो असेंबली भाषा के ड्रॉबैक्स ये हैं कि इसको हम ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, इसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, अर्थात ये असेंबलर के थ्रू ट्रांसलेट हो रही है मशीनी भाषा में। तो ये इसका ड्रॉबैक है। इसका एक और ड्रॉबैक हो सकता है, असेंबली भाषा का एक और ड्रॉबैक होता है कि असेंबली भाषा जो होती है ये मशीनी भाषा से क्रियान्वयन में स्लो होती है। मशीनी भाषा जबकि क्रियान्वयन में फास्ट थी, असेंबली भाषा जो होती है वो क्रियान्वयन में स्लो होती है। क्रियान्वयन जो मैं कह रहा हूं, क्रियान्वयन अर्थात एग्जीक्यूट या फिर रन या फिर एग्जीक्यूट। जैसे कि हम कंप्यूटर में देखते हैं कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आता है, या फिर कोई भी प्रोग्राम यदि हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें दिखाता है कि रन, तो वो जो रन है उसको मैं क्रियान्वयन कह रहा हूं, है ना। तो कोई भी क्रियान्वयन है इसमें धीमा होता है असेंबली भाषा में, बजाय मशीनी भाषा के। अब यदि मैं असेंबली भाषा से आगे बढ़ूं तो इसमें एक और पॉइंट है इसके ड्रॉबैक्स में कि ये डिपेंडेंट भाषा है। डिपेंडेंट भाषा भी इसको कहते हैं, अर्थात ये कंप्यूटर
के प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। तो अलग अलग कंप्यूटर या फिर अलग अलग जो गैजेट्स होंगे उनके लिए अलग अलग असेंबली भाषा बनेगी, अलग अलग असेंबली भाषा बनेगी। तो ये डिपेंडेंट जो कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं उन पर डिपेंडेंट होती है। कंप्यूटर की जो कंपनीज हैं वो अलग अलग प्रोसेसर बना सकते हैं, अलग अलग प्रोसेसर बनाएंगे तो अलग अलग भाषा, असेंबली भाषा उसके लिए बनेगी। तो ये डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये इसका ड्रॉबैक है। अब यदि इसके आगे बढ़े हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में, जो होगी उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज, तो वो होंगी। तो इससे पहले मैं ये बताऊं कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी बनी थी। तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज जो बनी थी वो थी फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन जिसका कि हम वैज्ञानिक विश्लेषण में भी यूज कर सकते हैं। फोर्ट्रेन भाषा पहली बनी थी। और ये मैं बता चुका हूं कि पहले जो सी भाषा है उसका इस्तेमाल पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में किया गया था। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सी भाषा का था, उच्च स्तरीय भाषा का था, सी भाषा का, वो कौन सा था? यूनिक्स था। अब यदि मैं उच्च भाषा पे वापस आऊं तो उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका ड्रॉबैक हो गया कि इसको भी ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, किसको? हाई लेवल लैंग्वेज को। और इसका जो बेनिफिट होता है, तो इसका बेनिफिट ये है हाई लेवल लैंग्वेज का कि ये मानवीय भाषा के रूप में, मतलब मानवीय भाषा से समान होती है, मानवीय भाषा के और समान होती है, मानवीय भाषा से ही मिलती जुलती होती है। सेकंड जो इसका मेन बेनिफिट है वो है कि ये इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसको हम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहते हैं, अर्थात अलग अलग कंपनी के लिए ये अलग अलग भाषाएं नहीं बनेगी। इसकी उच्च स्तरीय भाषा हर ये इंडिपेंडेंट भाषा होती है, तो हर प्रोसेस के लिए सेम भाषा हो सकती है। हाँ, भले ही जो कंपाइलर होते हैं वो अलग अलग यूज करने पड़ते हैं हमें। इसमें ये इसका ड्रॉबैक हो जाएगा कि जो कंपाइलर हैं वो हमें अलग अलग यूज करने पड़ते हैं, अलग अलग भाषा या फिर अलग अलग उपकरणों में, तो परंतु जो लैंग्वेज होती है वो सेम रहती है। अब यदि हम आगे बढ़े, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो कि थी डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, तो इसका नाम जैसे कि है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, तो ये किसी डोमेन को या फिर किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाई गई। जैसे कि नेटवर्किंग के लिए बेहद प्रसिद्ध हुई डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। नेटवर्क के लिए भाषा ही बनाई गई डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। इसके आगे मैं यदि बढ़ूं, वो होगी फिफ्थ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगी, रिसेंट, जो अभी 5वीं दशक में चल रहा है 1990 से अब तक। तो वो है फिफ्थ लैंग्वेज, जो कि होगी आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस। और ये सारी लैंग्वेजेस फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इसको कहेंगे। तो इसमें फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या है कि यह आर्टिफिशियल लैंग्वेज और लॉजिकल कंडीशन, दो टर्म जो मुख्य हैं, इनके लिए ये उपयोग की जाती है, ये भाषा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। इस भाषा में क्या होता है कि जो इसकी त्रुटियां होती हैं या जहां पर ये रुकती है, वह उससे सीख करके आगे उसको उसका जो पुनरावलोकन है वो उसको रिपीट नहीं करती है, उसको आगे बढ़ती रहती है और अपनी त्रुटियों से आगे बढ़ती है। अब यदि मैं आगे बढ़ाऊं, आगे बात करूं लैंग्वेजेस की, मेनली जो स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज होती हैं, तो फोर्ट्रेन जो लैंग्वेज है वो पहली लैंग्वेज थी, पहली उच्च स्तरीय भाषा थी जो कि तैयार की गई थी, पहली उच्च स्तरीय भाषा। अब इसका प्रयोग वैज्ञानिक एवं गणितीय गणनाओं में या फिर वैज्ञानिक विश्लेषणों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? फोर्ट्रेन का। इसका जो पूरा नाम है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इससे आगे मैं यदि बढ़ूं तो बेसिक लैंग्वेज होती है, जो कि नींव का पत्थर भी कही जाती है सारी लैंग्वेजेस में। इसमें क्या होता है कि सारी लैंग्वेजेस को सीखने से पहले जो सबसे बेसिक लैंग्वेज है इसको सीखा जाता है। बेसिक लैंग्वेज जो है, इसका नाम भी बेसिक है, इसको सीखा जाता है। इसके आगे यदि बढ़ूं, कोबोल एक भाषा है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। कोबोल भाषा व्यावसायिक उपयोग में लाई जाती है, व्यावसायिक उपयोगों में कोबोल भाषा लाई जाती है। अन्य भाषाओं में यदि मैं आऊं तो बच्चों के लिए एक भाषा उपयोग की जाती है जिसको हम कहते हैं लोगो भाषा। जैसे कि इसका नाम है लोगो, तो ये चित्रांकित या फिर जो चित्र होते हैं, ये लोगो जिसको हम कहते हैं चिन्हों से, तो चिन्हों द्वारा या चित्रों द्वारा बच्चों को समझाया जाता है भाषाओं के बारे में, कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में। तो ये लोगो भाषा, ये बच्चों के लिए प्रयुक्त होती है। इसके बाद एल्गोल
और अन्य कई सारी भाषाएं हैं। अब यदि मैं मानकीकरण भाषाओं की बात करूं, जो मानक प्राप्त हैं, तो एएनएसआई या फिर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा जो मानक प्राप्त भाषा है वो कौन सी है? वो है फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन ही एएनएसआई द्वारा मानकी प्राप्त भाषा है और पहली मानकीकरण प्राप्त भाषा जो है वो है फोर्ट्रेन। नेक्स्ट जो मानकीकरण प्राप्त भाषा है या फिर जिसको मानक प्राप्त है वो है मानक या फिर स्टैंडर्ड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसने कई सारे सॉफ्टवेयर्स और कई सारे इनका निर्माण किया है, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का निर्माण किया है। तो इसने भी एक भाषा को मानकीकरण प्राप्त कराया है, जो है RGP, अर्थात आरपीजी, रेगुलर प्रोग्रामेबल या फिर रेगुलर पोर्टेबल लैंग्वेज, जिसमें कि क्या ये जो लैंग्वेज है ये भी मानकी प्राप्त है किससे? आईबीएम से। अब अन्य यदि भाषाओं पे आए तो कोबोल, जावा, यदि जो अन्य भाषाएं हैं जो अब इस्तेमाल की जाती हैं, जावा भाषा क्या है? जावा भाषा नेटवर्क की दृष्टि से बनाई गई भाषा है। नेटवर्क की दृष्टि से आज की जनरेशन के लिए भाषा बनाई गई है, 5th जनरेशन के लिए। जो जावा भाषा है इसमें ये अलग कैसे है? तो इसमें असेंबली भाषा जो थी उसमें सरल भाषा का उपयोग किया गया, जैसे ऐड का उपयोग किया था, सब का उपयोग, मतलब छोटी भाषा का उपयोग किया गया था, छोटे शब्दों का उपयोग किया गया। तो जावा भाषा जो सरल है क्योंकि इसमें संक्षिप्त रूप में हम संक्षिप्त कमांड देते हैं और ये सरल भी है। तो ये है जावा भाषा। इसके बाद सी भाषा या फिर C++ भाषा। सी भाषा का जैसे मैंने बताया यूनिक्स जो पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनाया गया था सी भाषा में बनाया गया था। इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं C++ भाषा। C++ भाषा भी मानकीकृत है। और अब यदि हम आगे बढ़े तो भाषाएं, कंप्यूटर भाषाएं, ये सभी कंप्यूटर भाषाएं होती हैं। इसके आगे यदि मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ूं कि जो परीक्षोपयोगी इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पूरे टॉपिक से, सॉफ्टवेयर से या फिर कंप्यूटर भाषाओं से प्रश्न पूछे गए हैं, तो पहला जो क्वेश्चन होगा, ये कई बार हमने सुना भी है कि फोर्ट्रेन जो है वो कौन सी भाषा है, उस भाषा का उपयोग किस व्यवसाय में या फिर कहां उसका उपयोग किया जाता है, फोर्ट्रेन भाषा का उपयोग। तो फोर्ट्रेन भाषा का उपयोग वैज्ञानिक विश्लेषणों में या गणितीय गणनाओं में, स्टैटिस्टिकल गणनाओं में किया जाता है। किसका उपयोग? फोर्ट्रेन। या फिर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है फोर्ट्रेन का पूरा नाम क्या है? फोर्ट्रेन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होगा कि लोगो का उपयोग कहां किया जाता है? तो आंसर होगा कि लोगों का उपयोग बच्चों को कंप्यूटर भाषा सिखाने के लिए, समझाने के लिए वो किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो लोगो भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कोबोल या फिर जिसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल भाषा का उपयोग कहां किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कोबोल भाषा का उपयोग व्यवसायों में, व्यावसायिक कार्यों में या व्यावसायिक क्रियाओं में कोबोल भाषा का उपयोग किया जाता है। अब यदि हम भाषाओं पे आए तो और प्रश्नों पे आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि यूनिक्स सॉफ्टवेयर जो कि पहला सॉफ्टवेयर था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो उत्तर होगा कि यूनिक्स सॉफ्टवेयर सी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट जो परीक्षोपयोगी प्रश्न होगा वो होगा कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जो उच्च स्तरीय भाषा हैं, वो किस जनरेशन की भाषाएं हैं? वो 3rd जनरेशन की भाषा है। उच्च स्तरीय भाषाएं 3rd जनरेशन की भाषा है। नेक्स्ट यदि मैं क्वेश्चन पूछूं तो वो क्वेश्चन होगा कि जो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए किस उपकरण का या किस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है?
तो उच्च स्तरीय भाषाओं को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। अब यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो इंटरप्रेटर है, क्या वो इंटरप्रेटर है वो कंपाइलर से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर होगा कंपाइलर एक एक करके लाइनों को या फिर प्रोग्रामों को एक एक करके ट्रांसलेट करता है, जबकि जो कंपाइलर है वो एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सिंटैक्स एरर, जिसके बारे में मैंने पहले नहीं बताया किंतु मैं क्वेश्चन के रूप में इसको बताता हूं कि जो सिंटैक्स एरर होता है उसको कौन दूर करता है? सिंटैक्स अशुद्धि को कौन दूर करता है? सिंटैक्स अशुद्धि को कौन दूर करेगा? कंपाइलर। जो कंपाइलर होगा, कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वो सिंटैक्स एरर को दूर करता है। सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स रूल होते हैं जो कंप्यूटर भाषा में कुछ व्याकरण, जैसे हमारी नॉर्मल भाषा में व्याकरण होती है, ग्रामर होती है, वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में कुछ व्याकरण होते हैं, व्याकरण के शब्द होते हैं। तो उन व्याकरण के शब्दों को हम सिंटैक्स रूल कहते हैं, सिंटैक्स रूल कहते हैं। और सिंटैक्स एरर क्या होंगे? यदि कंप्यूटर उस व्याकरण को से भिन्न कोई कोड लिख देता है या कोई कोड आ जाता है तो उसे हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। तो सिंटैक्स एरर को कौन दूर करेगा? कंपाइलर दूर करेगा। ऐसे ही एक और एरर आते हैं, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होती है ये मैं पहले नहीं बताया, इसीलिए मैं अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लॉजिकल एरर क्या होता है। लॉजिकल एरर होता है जो कि क्रियान्वयन के दौरान कंप्यूटर जो प्रोग्राम है उसका जब क्रियान्वयन होता है उसके दौरान ये कंप्यूटर प्रोग्राम का जो क्रियान्वयन होता है, क्रियान्वयन के दौरान ये लॉजिकल एरर आता है। लॉजिकल एरर मतलब तर्क एरर जो है, जो इनको हम कहते हैं। ये क्यों आते हैं? तो जब हम क्रियान्वयन के समय जो संभावनाएं हो सकती हैं, क्रियान्वयन से उत्पन्न जो अशुद्धियां हैं उससे उत्पन्न उसमें जो भी अशुद्धियां हैं उसका यदि हम पूर्वानुलोकन ना करें या फिर उसके संभावनाओं पर विचार ना करें तो ये लॉजिकल एरर होती है। ये लॉजिकल एरर कौन दूर करता है? तो लॉजिकल एरर जो प्रोग्रामर होता है या फिर जो डिबगिंग के प्रोसेस कर रहे होते हैं वो इसको दूर करता है, लॉजिकल एरर को। लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करना भी बेहद कठिन काम है, जबकि जो सिंटैक्स एरर है उसको फाइंड आउट करना बेहद इजी काम है, क्योंकि सिंटैक्स रूल बने हुए हैं, रूल से यदि कोई मैच नहीं होगा तो वो सिंटैक्स एरर है। जबकि जो लॉजिकल एरर है इसमें इसका पहले क्रियान्वयन हो चुका है, इसीलिए इसकी अशुद्धियों को ढूंढना बेहद ही मुश्किल काम होता है, इसलिए प्रोग्रामर करते हैं सिंटैक्स एरर को, लॉजिकल एरर को ढूंढने का काम। अब यदि मैं क्वेश्चनों पे वापस आऊं तो वायरस का पूरा नाम क्या है? वायरस का पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, जिसमें सीज की स्पेलिंग है SEIJD। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं कहूं तो असेंबली भाषा। असेंबली भाषा कौन सी भाषा है? उत्तर होगा असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषा है। असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषा है। अब यहीं पर मैं अपने कंप्यूटर को समाप्त करता हूं और यदि मैं पर्यावरण में आऊं तो पर्यावरण में जो मैंने पिछली बार जो प्रेजेंटेशन दिया था उससे यदि मैं क्वेश्चंस पूछूं, उसमें यदि मैं उसका रिवाइज करूं या उसके क्वेश्चंस पूछूं तो वो क्या हो सकते हैं? तो रामसर क्या है? पहला क्वेश्चन होगा कि रामसर क्या है? उत्तर होगा कि रामसर एक शहर है। कहां है? तो ईरान में एक शहर है। तो रामसर क्यों रामसर सेकंड क्वेश्चन होगा कि रामसर पर्यावरण की दृष्टि से क्या महत्व रखता है? रामसर पर्यावरण की दृष्टि से क्या महत्व रखता है? तो रामसर पर्यावरण में जो वेटलैंड्स हैं उसकी दृष्टि से महत्व रखता है, क्योंकि रामसर में एक सम्मेलन हुआ था जो कि वेटलैंड्स से संबंधित था, इसलिए रामसर उसके लिए प्रसिद्ध है। थर्ड क्वेश्चन होगा कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो उत्तर होगा कि रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है या फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, इसी की याद में, इसी सम्मेलन के लिए 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यदि दिवसों पे आए तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है।
विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, 21 मार्च से पहले 20 मार्च को। नेक्स्ट 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस या वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को, 22 मार्च के बाद 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यदि मैं पर्यावरण वेटलैंड्स पे वापस आऊं तो वेटलैंड्स में और क्वेश्चन बन सकते हैं कि मगधी केरे वेटलैंड कहां स्थित है? जो कि हाल ही में 2024 में ही वेटलैंड घोषित हुई है। मगधी केरे वेटलैंड कहां स्थित है? मगधी केरे वेटलैंड कर्नाटक में स्थित है। मगधी केरे वेटलैंड कर्नाटक में स्थित है। ऐसे ही 2 और वेटलैंड्स हैं जो मैं इसी के साथ बता देता हूं। अगनासिनी एवं अंक समुद्रम वेटलैंड, ये भी इसी वर्ष घोषित हुई हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो हो सकता है कि कराईवट्टी पक्षी अभ्यारण्य या कराईवट्टी वेटलैंड कहां स्थित है? जो कि हाल ही में रामसर सूची में सम्मिलित हुआ है। तो कराईवट्टी पक्षी अभ्यारण्य या फिर कराईवट्टी वेटलैंड तमिलनाडु में स्थित है। जहां की एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि पॉइंट कैलिमर वेटलैंड कहां स्थित है? पॉइंट कैलिमियर या फिर कैलिमर वेटलैंड तमिलनाडु में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि केवलादेव वेटलैंड, ये सब तो हम जानते हैं। केवलादेव भीतरकनिका उड़ीसा में है, केवलादेव हमारा राजस्थान में है। ये सब वेटलैंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नंदा वेटलैंड कहां स्थित है? तो नंदा जैसे नाम से लग रहा है उत्तराखंड में होगा, परंतु उत्तराखंड में नहीं है, यह है गोवा में नंदा वेटलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कांवर झील या कबाल ताल या फिर कांवर झील कहां स्थित है? कांवर झील वेटलैंड कहां स्थित है? उत्तर होगा कांवर झील या फिर कबाल ताल बिहार में है। कहां है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि समन वेटलैंड कहां स्थित है? समन वेटलैंड कहां स्थित है? समन वेटलैंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। समन वेटलैंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में अभी तक कितनी वेटलैंड्स रामसर सूची में सम्मिलित हो चुकी हैं? तो भारत में 80 वेटलैंड्स रामसर सूची में सम्मिलित हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग अभी तक वेटलैंड सूची में शामिल है? तो इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल है 3287,483 वर्ग किलोमीटर। और इसके क्षेत्रफल का कुल कितना भाग रामसर सूची में सम्मिलित है? तो 4.86% भाग, 4.86% भाग वेटलैंड सूची में सम्मिलित है भारत के कुल क्षेत्रफल का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से? भारत में सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटलैंड कौन सी है? उत्तर होगा कि पश्चिम बंगाल की सुंदरवन वेटलैंड भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी वेटलैंड है। जिसका क्षेत्रफल कितना है? जिसका क्षेत्रफल है 4230 वर्ग किलोमीटर, 4230 वर्ग किलोमीटर। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछो तो भारत में सबसे छोटी वेटलैंड्स अभी तक कौन सी है? तो भारत में सबसे छोटी वेटलैंड्स रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वो है रेणुका वेटलैंड। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 0.2 वर्ग किलोमीटर, 0.2 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि शीर्ष क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक शीर्ष क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में वेटलैंड्स का आता है? तो वो होगा, उसका उत्तर होगा गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक वेटलैंड का क्षेत्रफल मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं आगे बढ़ूं वेटलैंड से बुक्स पे आऊं तो जो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी नामक बुक थी वो किस लेखक की या किस लेखिका की थी, उसका उत्तर था श्रीमती वंदना शिवाजी। श्रीमती वंदना शिवाजी। इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि गांधी ऑफ ग्रेन किसे कहा जाता है, तो गांधी ऑफ ग्रेन वंदना शिवाजी को ही कहा जाता है। इसी से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो नवधन्या बीज आंदोलन है वो उसकी प्रणेता कौन थी, उसकी प्रणेता भी श्रीमती वंदना शिवाजी थी। ऐसे ही यदि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं तो स्मॉल वंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, स्मॉल वंडर नामक पुस्तक के लेखक हैं बारबरा किंग्सलोव। बारबरा किंग्सलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो हो सकता है कि फ्लाइट बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो भी बारबरा किंग्सलेव। बारबरा किंग्सलेव। नेक्स्ट, फौना क्या होता है, फौना किसे कहते हैं, तो फौना, इसका आंसर होगा कि फौना एनिमल स्पीसीज को हम फौना कहते हैं, जबकि फ्लोरा किसको कहते हैं, तो फ्लोरा प्लांट स्पीसीज को कहते हैं। इसको हम याद करने की ट्रिक भी बना सकते हैं कि फ्लोरा जिसमें कि एल पहले आ रहा है, प्लांट जिसमें कि एल पहले आ रहा है, तो फ्लोरा क्या है, प्लांट स्पीसीज को कहते हैं, और फौना क्या है, एनिमल स्पीसीज है। फौना एनिमल स्पीसीज एंड फ्लोरा प्लांट स्पीसीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है कि फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया किस लेखक की पुस्तक है। फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया किस लेखक या लेखिका की पुस्तक है, उत्तर होगा फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं J.R.B. अल्फ्रेड। J.R.B. अल्फ्रेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है कि ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट जो कि आजकल काफी प्रचलन में है, ग्रीन डेवलपमेंट या हरित विकास, हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं W.M. एडमेस। W.M. एडमेस। W.M. एडमेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं, साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं रिचेल कार्सन। रिचेल कार्सन। ऐसे ही एक और इनकी पुस्तक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है द सी अराउंड अस। द सी अराउंड अस। यदि मैं आगे बढ़ूं तो पुस्तकों से हटके यदि मैं आंदोलनों पे आऊं तो नवधन्या बीज आंदोलन किस वर्ष का है। नवधन्या बीज आंदोलन कहां का है और किस वर्ष का है, तो यह आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था और ये कब का है, 1982 का यह आंदोलन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि एपिको आंदोलन किस आंदोलन से प्रेरित है, उत्तर होगा कि एपिको आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि चिपको आंदोलन कब, किस वर्ष का है, चिपको आंदोलन 1973 का है। इसके मुख्य प्रणेता कौन थे चिपको आंदोलन के, तो श्रीमती गौरा देवी जी, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी और श्री चंद्र प्रसाद भट्ट जी इसके प्रणेता थे। नेक्स्ट आंदोलन पे यदि मैं बढ़ूं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस वर्ष का है, तो उत्तर होगा 1985 का, 1985 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा इसके प्रणेता कौन थे नर्मदा बचाओ आंदोलन के, इसके प्रणेता थे मेधा पाटकर एवं बाबा आमटे समर्थित अरुंधति रॉय एवं आनंद पटवर्धन। आनंद पटवर्धन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो श्री राजेंद्र सिंह जी तरुण भारत संघ के प्रणेता थे। यह कब का है, तो ये 1985 का है। तरुण भारत संघ आंदोलन के जो प्रणेता हैं उनका नाम है तरुण, उनका नाम है श्री राजेंद्र सिंह। उनको किस उपाधि से भी जाना जाता है, उन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। या फिर उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया श्री राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि तरुण भारत संघ आंदोलन कहां का है, तो राजस्थान का। तरुण भारत संघ आंदोलन राजस्थान में विस्तृत था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो यदि मैं आगे बढ़ूं सम्मेलनों पे आऊं, जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ये किस वर्ष का है, ये है
1982 का, ये है 1982 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? उत्तर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षय के निवारण से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा कि मॉन्ट्रियल कहां है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किस गैस का उपयोग के उत्सर्जन की मात्रा को कम करने के बारे में कहा गया था? उत्तर होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के उपयोग को कम करने की बात हुई थी या उस पर विचार किया गया था। नेक्स्ट जो आंदोलन होगा नेक्स्ट जो सम्मेलन है, यदि मैं उससे पूछूं किगाली समझौता कब का है? हाल ही में हुआ है, तो 2016 का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा किगाली समझौते में किस गैस के उपयोग को कम करने की बात की गई? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC गैसों के उपयोग को कम करने की बात की गई। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC गैसों के उपयोग को कम करने की बात की गई। नेक्स्ट जो सम्मेलन है इंपॉर्टेंट, वो होगा विश्व पृथ्वी दिवस। उसमें यदि मैं क्वेश्चन पूछूं तो विश्व पृथ्वी दिवस कब का है? 1992 का है। विश्व पृथ्वी दिवस कहां हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। विश्व पृथ्वी दिवस ये एक इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, किस वजह से? UNFCCC के डॉक्यूमेंट की वजह से। अब ये UNFCCC का पूरा नाम क्या है? UNFCCC या फिर UNFCCC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का संबंध किस सम्मेलन से है या किस डॉक्यूमेंट या किस दस्तावेज से है? उत्तर होगा UNFCCC दस्तावेज से इस वाक्य का संबंध है, या फिर विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 से कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाक्य का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का विस्तृत रूप है, तो इसका उत्तर होगा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का विस्तृत रूप है कि विकसित देश जो है वो विकासशील देशों से जलवायु परिवर्तन के लिए अधिक जिम्मेदार हैं। यदि इसके नेक्स्ट सम्मेलनों से यदि मैं क्वेश्चन पूछूं तो पेरिस समझौता कब का है? 2015 का है। कब का है? तो 2015 का है। पेरिस समझौते में INSA पर बात हुई। INSA संगठन बना या फिर INSA प्रकाश में आया। INSA क्या है? INSA का पूरा नाम क्या है? INSA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। INSA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रियो डी जेनेरियो +20 सम्मेलन जो कि कब हुआ था? तो 2012 में हुआ था। इसके मुख्य 2 थीम थी। कौन कौन सी थीम थी? पहली थीम थी ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी, और दूसरी थीम ग्रीन इकोनॉमी एंड गरीबी हटाने के उपाय, हरित अर्थव्यवस्था एवं गरीबी हटाने के उपाय। जो इसकी सेकंड थीम थी वो थी सतत विकास एवं अंतरराष्ट्रीय साझेदारी। अब यदि मैं कुछ छूटे हुए प्रश्नों पे जो कि मैं मिस कर गया उनको पूछूं तो भारत रामसर सम्मेलन में कब सम्मिलित हुआ? भारत रामसर सम्मेलन सूची में कब सम्मिलित हुआ? भारत रामसर सूची सम्मेलन में 1 फरवरी 1982 को सम्मिलित हुआ। भारत रामसर सूची सम्मेलन में 1 फरवरी 1982 को सम्मिलित हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन छूट गए थे उसमें होगा कि सबसे अधिक वेटलैंड्स कहां पाई जाती हैं? विश्व में सबसे अधिक वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियां कहां पाई जाती हैं? उत्तर होगा कि ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक वेटलैंड्स पाई जाती हैं। 176 करीबन वेटलैंड्स पाई जाती हैं। सेकंड जो सबसे अधिक वेटलैंड पाई जाती हैं वो पाई जाती है मैक्सिको में।
145 या फिर 142 करीबन वेटलैंड्स मैक्सिको में पाई जाती हैं और भारत में 80 पाई जाती हैं, ये हम सभी जानते हैं। यहीं पर मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं।